प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत लोकतंत्र और विविधता तीसरा चैप्टर के अगले क्रम में सामाजिक विभाजनों की राजनीति के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए सामाजिक विभाजन का लाभ उठाते हैं। जब वे सत्ता में आने के लिए समाज में मौजूद विभाजनों का सहारा लेने लगते हैं तो यह स्थिति देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है। इसके लिए हम उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण ले सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय तक जातीय कटुता, हिंसा व राजनीतिक टकराव से प्रभावित रहा है। यहाँ निवास करने वाले ईसाई दो समुदायों में बटे हुए हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। यहाँ रहने वाले 53% लोग प्रोटेस्टेंट हैं। इनका प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्षधर हैं। यहाँ रोमन कैथोलिक को मानने वाले 44% लोग रहते हैं। इनका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। ये उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाए जाने के पक्ष में हैं, जहां रोमन कैथोलिकों की संख्या अधिक है। प्रोटेस्टेंटों और रोमन कैथोलिकों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। 1998 में सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता होने के उपरांत दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन समाप्त हो गया। वहीं युगोस्लाविया में धार्मिक व जातीय टकराव ने युगोस्लाविया को कई भागों में विभाजित कर दिया। पर कहीं कहीं सच्चाई यह है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। कई देशों में भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। यदि समाज में उठ रही उनकी जायज़ मांगों को मान लिया जाए तो समस्या का हल वहीं निकल जाता है और टकराव और विभाजन की स्थिति नहीं आने पाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न सामाजिक समूहों से अलग अलग वादे करना आम बात है, लेकिन विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देना और उनके हितों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इससे संघर्ष और टकराव तथा विभाजन की स्थितियों को टाला जा सकता है। इससे देश में विखंडन की स्थिति पैदा होने नहीं पाती। विभाजन के 3 आयाम। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि हम खुद को दूसरों से विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो दूसरों से तालमेल बनाना मुश्किल होगा। जैसे उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट समझते रहेंगे तो वहाँ संघर्ष बना रहेगा। यदि आप अपने को राष्ट्रभक्त या राष्ट्र के प्रति समर्पित मानेंगे तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। जैसे बेल्जियम में और भारत में हम खुद को पहले
भारतीय मानते हैं, फिर किसी देश, किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र, भाषा समूह या धर्म का समुदाय मानते हैं, सदस्य मानते हैं। इस प्रकार देश सर्वोपरि है, इसके बाद अन्य बातें आती हैं। दूसरा यह कि राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांगों को किस प्रकार से उठाते हैं। यदि राजनीतिक दल किसी समुदाय की मांगों को संवैधानिक दायरे में रहकर उठाते हैं तो यह आसान है। श्रीलंका में राजनीतिक दल केवल सिंहलियों के पक्ष में थे, अतः उनकी नीतियां तमिल समुदाय के हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने जाति समूहों की मांगें उठाई जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ थी। ऐसे में देश विखंडन की स्थिति की ओर जाता है। तीसरा, हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि शासन सत्ता में साझेदारी के लिए तैयार हो और वंचित समुदाय की उचित मांगों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करे तो सामाजिक विभाजन राष्ट्र की एकता के लिए खतरा साबित नहीं होंगे। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी समुदाय की मांगों को दबाना शुरू कर देते हैं तो यह स्थिति नुकसानदेह व भयावह साबित हो सकती है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य सी बात है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। सामाजिक विभाजन की यह अभिव्यक्ति विभिन्न विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करती है। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है।